Today we will discuss, I will give you some tips and tricks about how to be a good teacher online. This is a particular word. ऑनलाइन में हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं. सारे टीचर्स ही हैं, सारे हो सकता है बहुत क्वालिफाइड भी हैं और बहुत ज़्यादा जानते भी हों. बट बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैंने बी किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इन सब चीज़ों से आई एम वेल वर्स्ड कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती. और टीचिंग में होने के कारण से इसका एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कि जो टीचर्स की क्वेरीज होती हैं कैसे टीचिंग की जाए और ऑनलाइन का इस प्लेटफॉर्म का कैसे यूज़ किया जाए, ये मैं आपको आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा. अभी क्या है कि दो चीज़ें हो गई हैं. अभी पहले तो टीचर और मैनेजर दोनों एक ही रोल होते थे. टीचर इज़ अ गुड मैनेजर. और लेकिन अब जो है ऑनलाइन आने के कारण से, बिकॉज ऑफ दिस कोविड एरा, टीचिंग पार्ट अलग हो गया और मैनेजमेंट पार्ट एक अलग हो गया है. तो टीचिंग का मतलब एक ये अपने आप में एक पूरा डोमेन है, और अपनी टीचिंग स्किल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे स्प्रेड करना, कैसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना. आप देखिए कितने बड़े बड़े ऐड आते हैं टीवी पे, बड़े बड़े लोग ऐड कर रहे हैं. तो ये एक अलग डोमेन हो गया जिसको हम सोशल मीडिया प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट और जो ऐप डिज़ाइनिंग है, ये सब इसी के अंदर आते हैं. तो दोनों का क्लब करके ये एक नया रूप आ गया है सामने. तो इस नए सीन में हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. सबसे पहली बात तो ये जो टॉपिक है हाउ टू बी अ गुड टीचर, जो मेरे को दिया है, मेरा ऐसा मानना है कि हर टीचर अपने आप गुड होता ही है. टीचर जो है वो गुड ही होता. अच्छे लोग ही टीचिंग लाइन में आते हैं जो कि मन में ये इच्छा रखते हैं कि भाई बच्चों का भला हो, उनको हेल्प हो जाए. तो गुड टीचर नहीं, टीचर ही बोल देंगे. इट इज़ पर्टिकुलरली ऑनलाइन, तो इट इज़ ओके. चलिए देखते हैं. इससे आपके स्किल्स इन्हेंस होंगे. इसको मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया है, फ्यूचर ट्रेंड्स इन टीचिंग विल बी गवर्न्ड बाय ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोरोना कोविड-19 एरा. उसके पहले तक की जो टीचिंग थी, कन्वेंशनल टीचिंग है, स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग है, ये सब चलता था. कोविड कोरोना के बाद पहले से स्टार्ट हो गया था. जैसे आई हैड स्टार्टेड सिंस 1994. वो बड़ा सा वीडियो कैमरा लेकर के कैसेट बनाना, फिर सीडी में कन्वर्ट करना, फिर 2007 से इंटरनेट आ गया. ये सब सामने सामने पूरा चेंज हुआ. करीब 20 साल हो चुके हैं इस लाइन में मेरे को. तो उसका एक एक्सपीरियंस जो है उसी को शेयर करूंगा आपके साथ में. बट कोरोना के बाद से ये पूरा सीन बदल गया है. अब एक नई टेक्निक, नई विधा आ गई है, हाइब्रिड सिस्टम. हाइब्रिड सिस्टम मतलब इसमें ऑनलाइन तो चलेगा ही, साथ में अब ऑफलाइन भी कहीं कहीं पे मिक्स होगा. आप इसके लिए तैयार रहिए. अब ऑफलाइन उतना फ्लरिश नहीं करने वाला है, उतना ज़ोर शोर से नहीं आने वाला है जितना पहले चला करता था. अब ये एक हाइब्रिड सिस्टम बनेगा. तो ऑनलाइन के बारे में हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. देखिए, एक तो डेवलपमेंट ऑफ वर्क फ्रॉम होम कल्चर, ये इसका एक नया सिस्टम शुरू हो गया है. अगले साल तक बड़ी बड़ी कंपनियों ने, मेरे कई स्टूडेंट्स बताते हैं कि 22 मार्च तक उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोल दिया है. तो ये कोविड का जो कम होने का है और स्कूल तुरंत खुलेंगे, कॉलेज तुरंत खुलेंगे, अभी ऐसा नहीं है. ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल पड़ा है, ये चलता रहेगा. उसके बाद में जो कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, उसके बाद में जो ऑनलाइन कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज होते हैं, ये काफ़ी आजकल फ्लरिश कर गए हैं. आप यहाँ बैठे बैठे लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन और डिग्री अटेन कर सकते हैं. और ये चलता रहेगा. ये एक बार शुरू हो गया, ये ख़त्म होने वाला नहीं है. फिर होम डिलीवरी सिस्टम भी इस एरा में आ गया है. मेडिकल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर में भी जो एजुकेशन पार्ट है वो भी बहुत आगे आ गया है. रियल इस्टेट स्लो डाउन होने से क्या हो गया है कि दूसरे जो हमारे पैसा लगाने वाले, इन्वेस्टमेंट वाले जो वेंचर्स होते थे, कैपिटल वेंचर्स, वो दूसरे फील्ड में आने लग गए हैं. पहले सिर्फ रियल इस्टेट में और ज्वेलरी और गोल्ड में जाते थे जो. तो दूसरे जो सेक्टर्स हैं वो भी अब फ्लरिश करने वाले हैं.
इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नया नया रूप हमारे सामने आएगा, स्पोर्ट्स का नया रूप हमारे सामने आएगा। देन उसके बाद में इंटरनेट बेस्ड लाइव परफॉर्मेंसेस, इसका बड़ा जोर चल गया है। आजकल जो कंसर्ट वगैरह हो रहे हैं, म्यूज़िकल कंसर्ट हो रहे हैं, ये सब ऑनलाइन चलने लगे हैं, लाइव चलने लगे हैं। कॉलेजों की डिग्री जो देते थे पहले, वो आजकल ऑनलाइन होने लगे हैं। आजकल कई चीज़ों के उद्घाटन आपने देखा होगा रिमोट से कर देते हैं बड़े बड़े लोग। मोदी जी हमारे रिमोट दबाते हैं और उद्घाटन हो जाता है। तो ये सब आजकल सारी चीज़ें जो है लाइव में चली गई हैं। पुरानी जो चीज़ें थी, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, ये अभी काफ़ी फ्लरिश कर रही हैं इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़्म सेक्टर में काफ़ी नीचे आ गया है सिस्टम इस समय। उसके बाद में डेटा साइंस, डेटा लिटरेसी, डेटा एनालिटिक्स, ये सब बहुत आगे चला गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये साइबर सिस्टम, ये सब भी काफ़ी आगे आ गया है। जो हायर इमोशनल इंटेलिजेंस वाले जॉब्स हैं, उनकी काफ़ी आगे आ गई है। सर्विस एट होम वाले कई जॉब्स आ गए हैं। छोटे टाउन्स में काफ़ी आजकल जॉब्स क्रिएट होने लग गए हैं। अगर कोई टीचिंग करना चाहता है तो छोटे टाउन में रह कर के भी पूरे वर्ल्ड वाइड वो टीचिंग में जा सकता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी नई चीज़ें आने लग गई हैं। और सोसाइटी, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, ये सब में अब हमको एक नया रूप इनका देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, एसेंशियल्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसको बेटरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो इतने टाइम हो गया है, बहुत सारे टीचर्स अपने आप इसके अपडेट हो चुके हैं, बट जो मैंने फील किया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट इज़, टीचर को बेसिक टीचिंग स्किल्स तो आने ही चाहिए। एक टीचिंग में क्या क्या एसेंशियल होता है, जैसे फेस रीडिंग हो गई, बॉडी जेस्चर्स रीडिंग हो गई। क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर वो हाथ बांध के बैठे हैं तो क्या सोच रहे हैं, अगर वो ऐसे बैठे हैं तो क्या सोच रहे हैं, अगर कोई ऐसा बैठा है क्लास में तो ये क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर कोई मान लो ऐसे सिर पे हाथ रखा, ये एक बॉडी जेस्चर्स का एक नया टॉपिक है। एक बुक आती है एलन पीस की बॉडी जेस्चर्स के बारे में, वो हर टीचर को पढ़ना ही चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। उससे आपको दूसरे क्या सोच रहे हैं क्लास में बैठ करके आपके बारे में, या क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसका आइडिया आपको लग जाएगा। और एक बुक और आती है जो हमने भी पढ़ी थी, डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही हैं कॉलेज टाइम में, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इसका हिंदी एडिशन भी आता है। तो ये 2 बुक्स ज़रूर पढ़िए, उससे आपको एक बॉडी लैंग्वेज के बारे में और लोगों क्या सोचते हैं, साइकोलॉजी क्या है, कैसे हम अच्छे से क्लास कंडक्ट कर सकते हैं, ये सब एक आइडिया लग जाएगा इसके लिए। अब ऑनलाइन के लिए बहुत सारे ऐसे टीचिंग ऐप्स आते हैं, उनकी आपको एडवांटेज लेनी चाहिए। टीचिंग पार्ट अलग हो गई है और सोशल मीडिया, ऑनलाइन, लाइव, ये सब अलग हो गया है। तो आप दोनों आप नहीं संभाल सकते हो, या तो आप टीचिंग संभाल लोगे या फिर वो संभाल लोगे। तो जो सेकंड पार्ट है उसके लिए आप डिफरेंट ऐप्स आप यूज़ करिए, उससे आपकी वर्ल्ड वाइड आपकी पहुंच होने वाली है। अब आप सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर के टीचर नहीं हो, 4 स्क्वायर किलोमीटर के टीचर नहीं होगे, आप वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे। जैसे हमने जब डीवीडी बनाई थी और इंटरनेट जब आया तो दूर दूर कई 6 देशों 7 देशों के लड़के बच्चे मंगाते थे, उनको घर बैठ के तैयारी कर। गांव का कोई बच्चा है, वहाँ पे तो स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, तो वो इन ऑनलाइन के माध्यम से डीवीडी मंगा ले, यूएसबी में मंगा ले और वो अपनी तैयारी कर सकता है। तो ऐसे ऐप्स टीचमेंट टाइप के, इनकी आप हेल्प ज़रूर लीजिए। मॉडर्न डिवाइसेस जो कि टीचिंग में यूज़ होती हैं, हमने जब स्टार्ट किया था तो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, चॉक और ब्लैक बोर्ड, पूरी डस्ट हमारे मुंह में आती थी। तो हम लोग ढूंढते थे, एक डस्टलेस चॉक आई, फिर उसके बाद में वाइट बोर्ड आया, मार्कर पेन आ गए, अब डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, राइटिंग टैबलेट्स आ गए हैं। आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लीजिए और उनके ऊपर आप जब लिखेंगे
तो वो ऑटोमेटिकली डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट होते चले जाएंगे। तो हमको इनका यूज़ करने में संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम इन्हीं का है। ये IFP है, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, जिस पे आप ये पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं। इसमें एक एक पॉइंट अपने आप चला रहा है। मैं जस्ट लाइक बोर्ड, इसका एडवांटेज लीजिए। इसमें एनिमेशन है, वीडियो है, हर चीज़ इसमें, जैसे आप मोबाइल में चला सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, वैसा इसमें देख सकते हैं। फिर डिजिटल नोट्स, पहले प्रिंटेड नोट्स होते थे, आजकल PDF में, वर्ड फॉर्मेट में, दूसरे फॉर्मेट में नोट्स भी आजकल डिजिटल फॉर्म में बनने लग गए हैं, जो कि सेकंड्स में पूरे वर्ल्ड में कहीं भी भेजे जा सकते हैं। उनको एडिट करके, होमवर्क करके वो आपको रिटर्न भी हो सकते हैं। मोबाइल के ऊपर ही, कंप्यूटर के ऊपर ही, लैपटॉप के ऊपर ही आपका सारा काम चल जाता है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एनिमेशंस वगैरह, जब आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करोगे कि जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, बॉल गई फिर नीचे आकर के गिरी, तो आजकल ऐसे एनिमेशंस बनने लग गए हैं जिससे बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। एटम के बारे में, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। सोलर सिस्टम है, सन, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, किस प्लेन में घूमते हैं, तो ये एनिमेशन के जरिए ये आजकल बड़े अच्छे से समझाए जाते हैं। तो इसका एडवांटेज आपको ऑनलाइन एजुकेशन में ज़रूर लेना चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट इज एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हाउ टू यूज़ इंटरनेट, कैसे उसकी स्पीड वर्क करती है, ये भी हम देखेंगे डिटेल में। डरना नहीं है। मैंने देखा कई टीचर, अरे हम तो नहीं, हम तो वही पुराने उसमें चलेंगे, हमसे नहीं बनता, तो उनके बच्चे उनको सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करना, क्या करना। बच्चे ज़्यादा आजकल एडवांस हैं, तो आपको भी सीखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में सीखना चाहिए नए नए तरीके से। गुड नॉलेज ऑफ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, ये एक बड़ा एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि ऑनलाइन जब क्लासेस होती हैं तो वीडियोग्राफी के क्या बेसिक्स हैं, ऑडियो सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसका एक बेसिक नॉलेज वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मॉडरेट नॉलेज ऑफ क्लाउड स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया स्किल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोशल मीडिया पे आप अपनी क्लासेस का प्रोमो कैसे करें, लोगों को कैसे बताएं, लोगों तक कैसे पहुँचें। पहले लोग आप तक पहुँचते थे, टीचर को ढूंढते हुए आते थे, अब हमको सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचना पड़ता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जरिए हमको पहुंचना है। तो ये नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, ये डिटेल में अभी मैं देखने वाला हूँ। फिफ्थ इज़ नॉलेज अबाउट बेसिक ऑडियो एंड वीडियो कंट्रोल्स, लाइट कम, लाइट ज़्यादा, ऑडियो क्लियर आना चाहिए, ये कैसे हम सेट करते हैं। हाउ टू गो लाइव, जो लाइव प्लेटफॉर्म करने के लिए होते हैं, जैसे यूट्यूब लाइव है, फेसबुक लाइव है, ट्विच है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे हैं आजकल। इनको कैसे हैंडल करते हैं, इनके बारे में यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस लोगों ने बना के डाले हुए हैं। पहले तीन समुद्र होते थे हमारे यहाँ पे, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। अभी एक चौथा एक सागर और आ गया है जिसको हम गूगल सागर बोलते हैं, गूगल सागर, जिसमें आप कोई भी क्वेरी डालिए वो आपको उसका आंसर आपको ज़रूर मिल जाता है। वो महासागर है, ज्ञान का महासागर, गूगल बाबा, उसका आप ज़रूर यूज़ करिए। उसमें आप कोई भी क्वेरी डालेंगे, उसमें लोगों ने यूट्यूब पे उसका सॉल्यूशन, उसके बारे में ज़रूर बता रखा है, आप सर्च कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। देन टेकिंग एडवांटेज ऑफ बिहाइंड द कैमरा। क्लास में तो क्या होता है, हम बैठे हैं, खड़े हैं, क्लास में बच्चे बैठे हैं, हम क्लास ले रहे हैं, सारा कुछ लाइव है, सब कुछ ओपन है। लेकिन जब हम कैमरे का यूज़ करते हैं तो कैमरे के बगल में कौन खड़ा है, कभी हमको कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ गई तो हम यहाँ पर एक, मैंने बोर्ड बना रखा है यहाँ पे, और उसमें भी सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं कि मेरे को कब कब कौन सा पॉइंट्स लेना है। तो ये आप एडवांटेज ले सकते हैं इसका, बिहाइंड द कैमरा, कैमरे के पीछे आप अपने, जिसको नकल पट्टी बोलते थे हम लोग पहले के टाइम में, है ना, वो आप, इसका फ़ायदा आप ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन इसका यूज़ नहीं हो सकता। इसमें यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन रख लिया, उसी के ऊपर हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए ताकि हमारे दिमाग में
वो आते जाएं। वो कैसे लेना है वो हम बताएंगे आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन टीचिंग। सारी चीजें घूम फिर करके पैसे के ऊपर आती हैं। पैसा कमाना चाहिए, अभी नहीं, पैसा तो बहुत पुराने टाइम से इंपॉर्टेंट रहा है। तुलसीदास जी भी बोल के गए, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है दरिद्र होना। पैसे नहीं होना एक बहुत बड़ा कष्ट का और दुख का कारण होता है। तो कुछ भी करें, हम सब कुछ करें, लेकिन पैसा भी कमाना है। तो ऑनलाइन हम कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, किन किन ऐसे सोर्सेज से हम इसके अर्निंग कर सकते हैं। देन लास्ट में आएगा मिसलेनियस पॉइंट्स, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, हम बच के कैसे रहें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कोई हमारे अकाउंट का दुरुपयोग ना करे, ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ बेसिक टीचिंग स्किल्स, टीचिंग एप्स। इसके बारे में सबसे पहला है बेसिक टीचिंग स्किल्स तो आनी ही चाहिए। कैसे अच्छे से हम पढ़ाते हैं, क्लास में कैसे खड़े होते हैं, क्या क्या हमको बताना है। गुड नॉलेज ऑफ बॉडी जेस्चर्स, ये मैंने आपको बताया है, किताबें पढ़िए। कमांड ऑन द सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट। टैबलेट, राइटिंग टूल्स, डिजिटल बोर्ड्स, इनका यूज़ करते आना चाहिए। अब ये इतने तेज़ी से बदल रहे हैं, समय इतना तेज़ी से बदल रहा है कि जो चीज़ एक हफ्ते पहले, 2 महीने पहले चलती थी, अब वो और मॉडिफाई होके आ गई, फिर और मॉडिफाई हो जाएगी। तो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करिए, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के डाल रखे हैं कि नई नई कौन सी चीज़ें आ रही हैं। टच बोर्ड आ गए हैं, पैनल्स आ गए हैं, डिजिटल पैनल्स आ गए हैं, राइटिंग टूल्स आ गए हैं, है ना, लेज़र से रिलेटेड आजकल एनिमेशंस बनने लग गए हैं। इनके बारे में आप सर्च करते रहिए, ये आएंगे। PDF, MS वर्ड, कोरल ड्रॉ, ये जनरल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपको, क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे कि भाई हमारा वो ग्राफिक डिज़ाइनर आएगा, वो बना के देगा, और उसको इतनी नॉलेज नहीं है जो टीचर खुद अपना समझ सकता है। जैसे एडिटिंग होती है तो वो मेरे को खुद ही बैठना पड़ता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, वो मैं ही समझता हूँ, वो दूसरा नहीं समझ पाएगा। तो एडिटिंग मेरे को ही करनी है। तो ये बेसिक चीज़ें हमको इसलिए आनी चाहिए कि हम खुद अपनी एडिटिंग और जो क्या एनिमेशन में हम क्या समझाना चाह रहे हैं, उसका एक बेसिक नॉलेज हमारे को होना ज़रूरी है। और लर्निंग के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। फिर सॉफ्टवेयर्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड नोट्स, ऑनलाइन टीचिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमको चाहिए, जैसे PDF वगैरह बनाने होते हैं उसमें, और वाइट बोर्ड की हमको ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग कलर्स में एनिमेशन को हमको दिखाना है, उसमें एम्बेड करना होता है। ऑलराइट, बेस्ट ये है कि आप अपने टीचिंग पे ध्यान दीजिए और बाकी सब उस पे छोड़ दीजिए, दे विल मैनेज। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंटरनेट का बेसिक नॉलेज में फर्स्ट इज मिनिमम 4 Mbps स्पीड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग। आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है, जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, चाहे मोबाइल के थ्रू लें, चाहे लैपटॉप के थ्रू लें, चाहे कैमरा ले लें और सिस्टम ले लें, 4 Mbps की स्पीड आपकी मिनिमम आपको मिलना ही चाहिए, नहीं तो ऑडियो और वीडियो क्लियर नहीं जाते हैं। वैसे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 Mbps बताई जाती है, पर इट इज़ नॉट सफिशेंट। 4 Mbps मैंने देखा है कि ये सफिशेंट स्पीड होती है जो कि इंटरनेट की चाहिए। सेकेंड इज वायर्ड ईथरनेट कनेक्शन इज बेटर देन वाईफाई। वाईफाई का कनेक्शन ठीक है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चलता है, अच्छा है, लेकिन जब डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है तो प्रेफर वायर्ड लैन। लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अगर आप वायर्ड लैन लेते हैं, मतलब तार की कनेक्शन लेते हैं, वो बेस्ट होती है, वो रॉबस्ट है, वो चलती रहती है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। वाईफाई में क्या होता है कि कोई दूसरे सिग्नल्स जो आसपास हैं वो उनका इंटरफेरेंस हो जाता है, तो उसके कारण से सिग्नल आते हैं, जाते हैं, कम मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, वो थोड़ा सा एक लगातार कंटिन्यूटी हमारी बन नहीं पाती है। या तो मॉडेम बिल्कुल बगल में ही रखा हो, और अगर थोड़ी भी दूर है तो उससे उतना इफ़ेक्टिव हम ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं।
थर्ड इज डू नॉट शेयर इंटरनेट विथ अदर्स, अदरवाइज स्पीड विल बी स्लो डाउन। हम क्या करते हैं कि उसी मॉडेम से घर में 4 लोगों का भी इंटरनेट चल रहा है और हम भी क्लास ले रहे हैं, तो स्पीड जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मैंने देखा है। आप अगर क्लास ले रहे हैं तो सिर्फ आप क्लास के लिए ही इंटरनेट का यूज़ करिए, बाकी सबके नेट बंद करा दीजिए। दे शुड नॉट यूज़ मॉडेम, वो अपना जिस तरह से यूज़ करें वैसे करें। एक उससे क्या होगा, स्पीड डिवाइड नहीं होगी। डिवाइड नहीं होगी तो एक कंटिन्यूअस फ्लॉलेस ट्रांसमिशन चलता रहेगा। देन मेंटेन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द राउटर, ये मैंने अगर बताया कि वाईफाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। देन उसके बाद में आता है एक्सटर्नल माइक्रोफोन इज़ बेटर देन इनबिल्ट माइक्रोफोन। देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि मोबाइल का ही माइक्रोफोन यूज़ कर लेते हैं, नॉर्मली ऐसे ही होता है, तो उसमें इको होता है और डिस्टेंस होने के कारण से आवाज़ क्लियर नहीं जाती है। बेटर है, मार्केट में आजकल माइक्रोफोन आ गए हैं, टाई लैपल माइक जिसको हम बोलते हैं, वो आप लगा लो और एक तार से मोबाइल में अटैचमेंट हो जाता है। अब इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक TRS होता है, एक TRRS होता है। जो TRS होता है ये ऑडियो आउटपुट के लिए होता है, लेफ़्ट आउटपुट राइट आउटपुट। उसके अंदर 2 और एक अर्थिंग वाला वो आपको जैक मिलेगा। जब मोबाइल में या लैपटॉप में आप माइक यूज़ करते हैं तो उसमें TRRS जैक यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें एक लेफ़्ट ऑडियो आउटपुट, एक राइट ऑडियो आउटपुट जो कि आप हेडफोन में यूज़ करते हैं, और तीसरा माइक के लिए होता है जो एक्सटर्नल माइक आप लगाएंगे। तो वो जैक वाला आप माइक्रोफोन ले लें, उससे आपकी क्लास एकदम बढ़िया जाएगी, प्रोफेशनल क्वालिटी की आपको नज़र आएगी। और वो 600-700 रुपये में आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। टीचर्स क्या करते हैं, वो माइक्रोफोन मोबाइल का ही यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण से ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, क्योंकि हॉलोइंग आता है पूरे हॉल का। ये ध्यान रखिएगा। फिर मैनुअल फोकसिंग इज़ बेटर देन ऑटो फोकस। जब हम वीडियो कैमरा लगाते हैं या मोबाइल लगाते हैं तो ऑटो फोकस पे डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन खड़ा है तो उसने उसके फेस को फोकस कर लिया, जब हम हटे तो इट टेक्स सम टाइम टू रीफोकस ऑन द बोर्ड। बोर्ड पे क्या लिखा है उसको फोकस, तो वो हल्की सी एक ब्लरनेस आती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है। आप क्या करो, इसको मैनुअल फोकस पे, बोर्ड पे फोकस कर लो, क्योंकि स्टूडेंट्स को, लोगों को बोर्ड ही देखना है। आपका तो अपने आप ही आ जाएगा, आप आगे खड़े हैं तो वो क्लियर दिखेगा ही दिखेगा। तो मैनुअल फोकस यूज़ करना बेस्ट होता है उस कंडीशन में। नेक्स्ट इज फिक्स द कैमरा मोबाइल ऑन स्टैंड। कई बार स्टार्टिंग जब हुई थी तो मैंने देखा था एक मैडम ने झूले के ऊपर अपना एक मोबाइल फ़ोन फिट कर दिया और वो क्लास ले रही थी। वो हवा आती थी तो झूला हिलने लगता था, तो वो मोबाइल जब हिलता था तो उनकी भी वीडियो हिलने लगती थी। एक प्रॉपर स्टैंड ले लीजिए, और एक होल्डर आता है मोबाइल फ़ोन का होल्डर, 30-40 रुपये में आता है। उस पर आप, एक ट्राईपॉड आता है, 1000 रुपये के अंदर ही अंदर आ जाते हैं, 300 रुपये से लेके 1000 में बहुत अच्छा ट्राईपॉड जाता है। वो एक स्टैंड पे लगा के प्रॉपर आप उसका यूज़ करिए। स्टैंड पे लगा करके, कोई मूविंग चीज़ के ऊपर मोबाइल को या कैमरे को ना रखें, अच्छा है। देन अंडरस्टैंडिंग फ्रेम सेटिंग, यूज़ ग्रिड, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम जब मोबाइल का या फ्रेमिंग करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए जो आपका फेस है ये पूरी स्क्रीन के एकदम सेंटर में आना चाहिए। इट शुड बी एट द सेंटर ओनली। ऊपर भी जगह मिले आपको, इतनी जगह यहाँ मिले, इतनी जगह यहाँ मिले, और इतना पोर्शन। तो अगर हम इस पूरी स्क्रीन को अपर 1/3, लोअर 1/3 एंड सेंट्रल 1/3, मतलब तीन भागों में बांटते हैं, ऊपर का 1/3, बीच का 1/3 और नीचे का 1/3, तो हमारा फेस जो सेंटर वाला फ्रेम होगा उसके बीचों बीच यहां पे आना चाहिए। ये देखिए, उससे आपको पूरा एक स्पेस भी मिलेगा ऑलवेज राइट करने के लिए। और आपकी एक, कई बार मैंने देखा इतना छोटा नीचे ऐसे दिखते हैं लोग,
तो ये इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। सेंटर में रहिए ताकि आपका इतना पोर्शन क्लियर दिखता रहे, आपके हाथ तक पूरा मूवमेंट क्लियर आता रहे। इट इज़ दिस फ्रेमिंग। उसके बाद में ये ग्रिड का मतलब ये होता है कि कई कैमरों में लाइंस आती हैं हल्की हल्की वाइट कलर की, जो डिस्प्ले नहीं होती हैं लेकिन यहाँ पे ग्रिड बन जाती है, हल्की हल्की लाइंस आ जाती है। उससे आपको क्लियर अंदाज़ा लग जाता है कि वेयर आई एम, हमारी पोजीशन कहाँ पर है। नेट आ जाता है, ग्राफ आ जाता है हल्का सा एक स्क्रीन, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता लेकिन हमको ज़रूर डिस्प्ले में दिखता है। ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ यूज़ पावर बैकअप। हम लोग पावर बैकअप जनरली यूज़ करने के आदी कम होते हैं। क्लास चल रही है, लाइट गई, क्लास बंद हो गई, बच्चों अब कल पढ़ाएंगे, तो एक बैकअप सिस्टम हमारे पास में यूपीएस या इन्वर्टर टाइप का होना ज़रूरी है। यूपीएस में और इन्वर्टर में भी अंतर होता है। यूपीएस में 3 मिलीसेकंड में स्विचिंग हो जाती है, तो इससे सिस्टम रीबूट नहीं होता। यूपीएस में अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जबकि इन्वर्टर में 10 मिलीसेकंड में स्विचिंग होती है, तो एक झैप आ जाती है, कंप्यूटर वगैरह रीबूट हो जाते हैं उतने टाइम में। तो यूपीएस इज़ बेटर। 3 मिलीसेकंड में जब स्विचिंग हो जाती है एसी से डीसी, उसमें सिस्टम रीबूट नहीं होता है। Then third point is adequate knowledge of the photography and videography is must. First is sufficient light on the face. वीडियोग्राफी का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि जितनी भी लाइट आप रूम में यूज़ करते हैं उसका 4 गुना। अगर आप एक ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं तो 4 ट्यूबलाइट लगाइए सामने। अगर आप एक बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो 4 बल्ब लगाइए, ताकि फेस आपका एकदम क्लियर दिखे, फेस के एक्सप्रेशंस आपके क्लियर दिखें बच्चों को, स्टूडेंट्स को। डिम लाइट में आप पढ़ाएंगे, काला काला सा आता रहेगा, वो ठीक से दिखेगा नहीं, तो वो एक डलनेस फीलिंग देता है। ऐसी क्लास में बच्चे भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन आप जब अच्छी लाइट, सफिशिएंट लाइट में क्लास लेंगे, भले ही कैमरा कितना भी लो सेंसिटिव लाइट के लिए हो, लेकिन एक सफिशिएंट लाइट। आप कभी स्टूडियो जाइए, न्यूज़ रूम के स्टूडियो जाइए, वहाँ का सेटअप देखिए, 20 टाइप के लाइट्स चकाचौंध हो जाती है वहाँ पर, तब जाके एकदम क्लियर पिक्चर आती है। तो आजकल एलईडी ट्यूबलाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं, फेस वाली लाइट्स भी आती हैं गोल गोल, जो कि लाइट की वो करती हैं। तो सफिशिएंट लाइट का ध्यान रखिए हमेशा। फिक्स लाइट फ्रॉम बैक ऑफ द कैमरा। कभी भी लाइट कैमरे के पीछे से ही आनी चाहिए फेस के ऊपर, ताकि अगर आप यहाँ से लाइट डालेंगे, यहाँ से लाइट डालेंगे, उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आप बैक साइड, जैसे ये कैमरा है, तो बैक से डालेंगे तो जो भी कैमरा देखेगा वो सफिशिएंट लाइट में देखेगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पुराने टाइम में जब शादी की वीडियो बनते थे, तो एक आदमी उसी के बगल में खड़े होकर हेलोजन जलाता था। वो कहीं और नहीं खड़ा होता था, वो हेलोजन या तो उसी के ऊपर लगा लेते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि जो कैमरा देख रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर लाइट पड़नी चाहिए, ये ध्यान रखिए। थर्ड इज अवॉइड रिफ्लेक्शन। लाइट यहाँ लगी है, लाइट यहाँ लगी है, यहाँ पे भी लगी हैं, लेकिन सिर्फ एक हल्का सा रिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा। अदरवाइज कहीं पे भी आपको बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी लाइट, इसका रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आना चाहिए। रिफ्लेक्शन से क्या हो जाता है, पूरी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और उसके कारण से कलर चेंज हो जाते हैं। उसके कारण से जो कैमरे की आइरिश है वो कम हो जाती है और डार्कनेस आ जाती है। तो लाइट हमेशा ऐसी जगह लगाइए जिससे रिफ्लेक्शन कैमरे पे ना पहुँचे। इस जगह लगाइए। जितने दूर लगाएंगे वो रिफ्लेक्शन एंगल I = R, उसके कारण से क्या होगा, वो स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर देगा। तो लाइट की पोजीशन जितने ऊपर और इधर होगी, अच्छा सामने से भी होना चाहिए, तो एक पर्टिकुलर एंगल देखिए और कैमरे को उस डिस्टेंस पे रखिए, ताकि I = R वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे उसकी लाइट्स की रिफ्लेक्शन कैमरे तक ना आए, ये ध्यान रखिए। अवॉइड फ्लिकरिंग, फ्रेम रेट एडजस्टमेंट। जो एलईडी लाइट है जब ये जलती है तो हमारे घर में 50 साइकिल्स पर सेकंड की एसी आती है।
तो ये जो लाइट है एक्चुअली में ये फ्लिकर कर रही है 100 FPS, मतलब 50 साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव, एक बार ऑन एक बार ऑफ, एक बार ऑन एक बार ऑफ, तो 50 साइकिल पर सेकंड से ये लाइट हमारी फ्लिकर करती है। तो जो कैमरे होते हैं उसमें ये लाइट ऐसी 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 चलती हुई नज़र आती है। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। अगर मैं नॉर्मल कैमरा यूज़ करूँगा तो ये आपको झपकता हुआ नज़र आएगा, हिलता हुआ नज़र आएगा। तो इसको हम फ्रेम रेट एडजस्टमेंट करके, FPS एडजस्टमेंट होता है, उससे हम 60 पे डाल देंगे तो जो इसका रेट है वही मेरे कैमरे का रेट है, तो आपको ये स्टिल नज़र आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा, कभी ऐसी फ्लिकरिंग होती है तो फ्रेम रेट एडजस्टमेंट करना सीख लीजिए, उससे ये आसानी से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट इज यूज डार्क बैकग्राउंड। अगर ये बैकग्राउंड लाइट वाला होता तो फेस और सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर डार्क हो जाते, ऑटोमेटिक डार्क हो जाते। अगर ये डार्क लूँगा मैं, काली अगर स्क्रीन है तो बेस्ट है, डार्क ग्रीन है, डार्क ब्लू है तो बेस्ट है। इस चीज़ का भी हमको ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान रखना चाहिए। जैसे ब्लैक बोर्ड इज़ बेस्ट फॉर ऑनलाइन टीचिंग, उसमें रिफ्लेक्शन कुछ होता ही नहीं है। वाइट बोर्ड इज़ वर्स्ट फॉर ऑनलाइन टीचिंग, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन उसमें ज़्यादा होता है, फेस वगैरह और सारी चीज़ें उसमें डिम हो जाती। कैमरा भी अपनी आइरिश कम कर लेता है तो उसकी विजिबिलिटी पे फ़र्क पड़ जाता है। सो हमेशा ध्यान रखिए बैकग्राउंड आपका डार्क हो, उससे ही अच्छा है। देन आपको नॉलेज होना चाहिए क्लाउड स्टोरेज क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, और सोशल मीडिया स्किल। ये खाली व्हाट्सएप चलाना और फेसबुक चलाना नहीं होता है, अपने लाइक्स कैसे बढ़वाना है, अपनी रीच दूसरे कहाँ तक बच्चों तक पहुँचना है, उनको हम अपनी क्लास के साथ कैसे जोड़ें ताकि वो हमारी क्लास देखें, हमारी स्किल का, हमारी योग्यता का लाभ उनको मिल जाए। तो सोशल मीडिया में कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, उनको आप अटेंड कर सकते हैं ताकि हमको उनके बारे में, अपने बिजनेस, अपनी जो हम कर रहे हैं उसका प्रमोशन करना। इंस्टाग्राम के ऊपर फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लोग डालते हैं, योगा क्लासेस चलती हैं, कहाँ कहाँ से लोग जुड़ जाते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनको हम कभी जानते नहीं हैं। तो इंटरनेट इज़ अ पावरफुल मीडियम, उसके ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च करिए। और क्या है, व्हाट इज़ क्लाउड स्टोरेज। जैसे हम अपनी फाइल बनाते हैं, ऑफिस में बनाते हैं, गूगल ड्राइव है या वन ड्राइव है जो कि 15 GB हमको फ्री स्पेस दे देते हैं, उसमें अपने स्टोर कर दी। उसी फाइल को हम घर गए, घर पे जाके हमने एडिट कर लिया फ्री टाइम में, फिर वापस उसी पे लोड कर लिया, उसी को ऑफिस, उसी को स्कूल, उसी को घर, दुनिया में कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम किसी बाहर गए, वहाँ से भी हमने उसको एडिट कर लिया, तो उससे काफ़ी फ़ायदा है। हमको ये सीखते आना चाहिए। फिर फेस रिकॉग्निशन टेक्निक्स भी ऐसी आती हैं आजकल, अटेंडेंस सिस्टम के लिए हो, चाहे फेस रिकॉग्निशन हमको करना हो कि कोई पर्टिकुलर हमको बच्चा परेशान करता है मान लीजिए, तो हमने उसके फेस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे सिस्टम आ गए हैं उसमें हमने ब्लॉक कर दिया, तो जब भी वो अपीयर होगा उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह से आजकल चल पड़ा है। ये भी हमको, ये आगे की चीज़ है पर हमको ध्यान में रखना है। सिक्योरिटी इज़ मस्ट। आप अपने अकाउंट को प्रॉपर सिक्योरिटी के अंदर डालिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशंस होते हैं, मोबाइल पे कोड आता है, OTP आता है, तब आपका अकाउंट खुलता है। ऐसे अगर आप नॉर्मल पासवर्ड और यूज़र नेम पे लगा के छोड़ देंगे तो बहुत सारे उस्ताद लोग बैठे हुए हैं जो कि आर्मी तक के अकाउंट को हैक कर लेते हैं, वर्ल्ड बैंक के अकाउंट हैक हो जाते हैं, तो आप कहीं कुछ नहीं लगते और वो हैक करके कुछ भी उसमें भर देंगे आपका, या आपका ब्लॉग है या आपकी चैनल है, आपका अकाउंट है, तो उसमें आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए सिक्योरिटी के लिए। हैंडलिंग सोशल मीडिया आपको आना ही चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट कि आप जो चला रहे हैं उसके ऊपर होना चाहिए।
देन उसके बाद में आता है बेसिक ऑडियो एंड वीडियो कंट्रोल्स में आपको बेसिक ऑडियो कंट्रोल्स मालूम होना चाहिए। देखिए क्या होता है, मैंने एक बहुत कॉमन सी चीज़ देखी है कि जो लोग ऑडियो सिस्टम यूज़ करते हैं, हम जो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लेता हूँ तो फ्रीक्वेंसी वाइज हमारी जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है उसका रेंज जो है वो करीब करीब 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज टू लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जाता है। 20,000 हर्ट्ज, इसको हम ऑडिबल बोलते हैं, जो कि हम क्लियर सुन पाते हैं। अप टू 1,001K तक ये हम इसको जनरली लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 से लेकर के 10K तक हम इसको मिड रेंज बोलते हैं, और 10K और उसके ऊपर जनरली हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जनरली ये 12 किलो हर्ट्ज तक ही हम क्लियर सुन पाते हैं, उसके बाद तो वो बहुत कम हमको सुनाई पड़ती है। जो लो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी कंट्रोल होती है बेस से। एक कंट्रोल होता है ऑडियो में बेस कंट्रोल, भारी आवाज़, ये बेस। और जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसकी कंट्रोल होती है ट्रेबल से, ट्रेबल कंट्रोल। हम क्या करते हैं, ट्रेबल कंट्रोल को पूरा डाउन कर देते हैं, जिससे आपकी आवाज़ में क्लियरिटी नहीं आती है, स्पष्ट आपकी आवाज़ नहीं आती है। आपको ध्यान रखना है कि ट्रेबल कंट्रोल को आपको फुल खोल देना चाहिए, मैक्सिमम, ताकि आपकी वॉइस एकदम क्लियर जाए। ग्राफिक इक्वलाइज़र में ये सारे कंट्रोल होते हैं। जैसे 10 बैंड का ग्राफिक इक्वलाइज़र है, तो लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफिक इक्वलाइज़र की जो सेटिंग होती है वो इस तरह से यू शेप में की जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको ज़्यादा रखनी है थोड़ी सी, और लो फ्रीक्वेंसी भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है। मिड रेंज आपको कम रखनी होती है। मिड रेंज का मतलब थोड़ा सा एक भद्दी सी आवाज़ जो होती है वो मिड रेंज में आती है। सो इस तरह के कंट्रोल अगर आप करना सीख जाएंगे तो एकदम क्लियर वॉइस जाएगी, आवाज़ क्लियर जाएगी। बेस भी हमको कम रखना चाहिए अगर हम लेक्चर ले रहे हैं। तो अगर म्यूज़िक हम यूज़ कर रहे हैं तो म्यूज़िक के लिए हम बेस बढ़ा सकते हैं। धम धम जो आती है, धमक, वो बेस से आती है। तो जब हम स्पीच मोड में रहते हैं तो उस वक्त हमारा ये जो सिस्टम है बेस वाला वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, तो इसको हम डाउन करके रखें। हम हाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के रखें ताकि आवाज़ की क्लियरिटी हमारी हम क्या करते हैं, ट्रेबल को 0 कर देते हैं और बेस को फुल कर देते हैं। आवाज़ आपको सिलेबल्स क्लियर सुनाई नहीं पड़ेंगे। ये थोड़ा बेसिक ऑडियो कंट्रोल, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर बेसिक वीडियो कंट्रोल में लाइट का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन उसके बाद में फ्रेम रेट्स आपको बता दिए, फ्रेमिंग कैसे की जाती है ये बता दिया, लाइट बैक से आनी चाहिए ये बता दिया, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वीडियो की ये भी आपको आना चाहिए। अगर रिमोट कंट्रोल है बेस्ट है, नहीं तो किसी पर्सन को आप बोल दीजिए वो ऑन ऑफ कर दे, नहीं तो हम खुद जाके ऑन और ऑफ कर दें रिकॉर्डिंग मोड के लिए। रिकॉर्डिंग मोड के लिए जनरली जो फॉर्मेट चलता है वो MP4 फॉर्मेट में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो कि 720p सफिशिएंट होता है। ये 720p इसकी बोलते हैं, मतलब पिक्सल्स जितने होने चाहिए। इससे हायर भी जाते हैं हम, HD मोड 1080p जिसको कहते हैं। अब तो अल्ट्रा HD आ गया मोड, अल्ट्रा HD मोड में, और 4K जिसको कहते हैं, और हैवी फाइल बनती है। लेकिन उतनी हैवी फाइल हमको नहीं बनानी, क्योंकि हमारे को लाइव ट्रांसमिशन में जो सारे सॉफ्टवेयर अलाउ करते हैं वो 720p ही करते हैं। तो हम हायर एंड में जाकर के उसको अननेसेसरी लोड बढ़ाएं, उसकी रेट कम, अटकेगी वीडियो आपकी। तो हम 720p पे ही अपने वीडियो रिकॉर्ड कर लें, 720p पे ही ट्रांसमिशन कर लें। इसका ट्रांसमिशन जो होता है 1080 या 1280 बाय 720p, ये रिजोल्यूशन पे आपको करना चाहिए। फिर 25 फ्रेम रेट्स इंडिया में चलता है, 30 फ्रेम रेट्स पर सेकंड ये US वगैरह में चलता है। हमारे यहाँ पे पाल सिस्टम चलता है, उनके यहाँ पे NTSC सिस्टम चलता है। तो हम अपने इंडिया के सिस्टम के हिसाब से 25 FPS पे, 720p पे, ये बेसिक कंट्रोल है, इनको हम
यूज़ करें। अननेसेसरली हैवी में हम चले जाएंगे, स्टोरेज वेस्ट होगा, ट्रांसमिशन ठीक नहीं होगा। ये बेसिक कंट्रोल हमको मालूम होना चाहिए। और MP4 में AVCHD फॉर्मेट भी होता है, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, पर ये फॉर्मेट सबसे वर्सेटाइल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अवॉइड इको। हम जनरली क्या करते हैं, अब हम घर में एक बड़े से हॉल में जहाँ ड्राइंग रूम है हमारा, वहीं पे हम अपना एक कोने में बोर्ड लगा लेते हैं और वहीं से क्लास लेना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। हॉल जितना छोटा हो उतनी हॉलोइंग, उतना इको, आवाज़ जाके टकरा के वापस आए, जाके टकरा के वापस आए, उतना कम होगा। तो 8 बाई 8 फीट बाई 8 फीट का रूम सफिशेंट होता है, उसमें ज़्यादा इको भी नहीं होगा। और वहाँ पे आप खूब सारी चीज़ें जो साउंड एब्जॉर्बर्स होते हैं, जैसे कर्टेन्स हैं, स्पॉन्ज है, सोफ़ा सेट है, इस तरह की चीज़ें, नीचे कालीन बिछा लीजिए तो इको आप उसको कम कर पाएंगे। मतलब ये लो बजट वाला बता रहा हूँ। अदरवाइज नहीं तो आप क्या करो, वो टाइल्स आते हैं इको वाले, साउंड एब्जॉर्बेंट टाइल्स, 2200 रुपये का एक टाइल आता है 1 बाई 1 फीट का। उनको आप लगाइए, 30-40 हज़ार का खर्चा करिए, तो फिर आवाज़ में इको होना बंद हो जाएगा। बड़े रूम में कभी रिकॉर्डिंग मत करिए, छोटा रूम लीजिए और उसमें भी खूब सारा सामान जो कि आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है वो रख लीजिए। साउंड प्रूफिंग, अगला पॉइंट ध्यान में ये रखना होता है कि ट्रैफिक गुजर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, आसपास में कोई चिल्ला रहा है, कोई सब्जी वाला निकल रहा है, कोई कुछ निकल रहा है, तो अपने रूम को इस तरह से आपको पैक करना चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम आवाज़ ट्रांसपेरेंट ऐसी होनी चाहिए कि इधर से उधर ना जाए। बाहर की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, लोगों की आवाज़ हमारी क्लास में नहीं आए। क्योंकि हमारे इंडिया में तो आप किसी को मना नहीं कर सकते। कोई मांगने वाला आ जाएगा, कोई सब्जी वाला चिल्लाएगा, कोई कबाड़ी वाला आ जाएगा, मैनी टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस आर देयर, नॉइसेस। तो साउंड प्रूफिंग आपको इतनी तो करनी चाहिए कि केवल 5% to 10% आवाज़ अंदर आए, ज़्यादा ना आए। देन नॉइस रिडक्शन, कोई साइड में मोबाइल रखा है वो बजने लग गया, घर में है तो आवाज़ आ गई, कुकर की सीटी की आवाज़ जनरली ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सुनाई पड़ती है। किचन में कुकर की आवाज़, सीटी आती है और सुनाई पड़ने लगती है। डोरबेल की आवाज़ बहुत सुनाई पड़ती है। एक बार क्लास ख़त्म होने के बाद में एक जस्ट फनी सी बात है कि एक बच्चे ने पूछा, ये आपके हस्बैंड ऐसे ऐसे हैं? बोले हाँ। कैसे पहचाना? बोले मैडम जब आप क्लास ले रही थी ना तो वो घर की सफाई वगैरह कर रहे थे, पीछे देखा था कैमरे में। तो ये इस तरह की, ये भी आपको बचा के रखनी है ताकि दिखाई ना पड़े। देन हाउ टू गो लाइव। अब आप लाइव के लिए जो वेब प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इसमें एक माइनस पॉइंट ये होता है कि 6 से लेकर के 14 सेकंड तक, 6 to 14 सेकंड तक का डिले आ जाता है। यूट्यूब लाइव में 14 सेकंड, फेसबुक लाइव में 14 सेकंड है। जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, जूम है या गूगल मीट है, इसमें डिले नहीं होता, ना के बराबर होता है। तो जो ऐप की मैं बात करता हूँ, टीचिंग ऐप, उसमें बिल्कुल डिले नहीं है। 1 to 1 जैसे हम लाइव बात करते हैं, बिल्कुल वैसी ही बात होती है। इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि लाइव सेशन जब होंगे तो आपको डिले नहीं है। आप 1 to 1 लोग क्वेश्चन पूछें, आप आंसर करिए। इस तरह से ऐप्स जो आते हैं वो आपके बड़े यूज़फुल होते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीमिंग एसेंशियल्स, स्ट्रीमिंग की कैसे आती है, कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं जो फ्री में मिले। पैसे दे के ख़रीदे तो क्या बात है, फ्री में मिल जाए तो अच्छा है। तो ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं जिनसे हम फ्री में अपनी क्लास लाइव कर लें और प्रोफेशनल क्वालिटी हमको मिल जाए। तो थोड़ा सा अगर हम पे कर भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम उससे अर्न कर रहे हैं। तो ये भी नॉलेज हमको होना ज़रूरी है। इस कौन कौन से, इनको स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, जो हमको यूज़ करते आना चाहिए। देन टेकिंग द एडवांटेज ऑफ बिहाइंड द कैमरा। इसमें मैंने कोई भी पॉइंट इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये थोड़ा सा इलीगल आप बोल सकते हो कि अगर हम पढ़ा रहे हैं
और पढ़ाते पढ़ाते कुछ भूल जाते हैं, तो हम एक अपने सपोर्ट के लिए एक बोर्ड लगा लेते हैं, वाइट बोर्ड जैसे मैंने लगा रखा है, एक टीवी लगा रखा है और एक वाइट बोर्ड बगल में लगा रखा है कि, और एक वॉच भी लगा रखी है, घड़ी, कि कितना टाइम आपकी क्लास को हो गया, क्योंकि टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन ऑनलाइन क्लासेस। तो टीवी में क्या है, टीवी को मैंने लैपटॉप से जोड़ रखा है। जब इसमें आप स्लाइड चेंज करोगे तो वहाँ आपको सामने दिख जाएगी कौन कौन से पॉइंट्स हमको लेने हैं। वाइट बोर्ड पे मैंने हाथ से की पॉइंट्स लिख लेता हूँ मैं, जिसको हम नकल बोलते हैं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हमको हर चीज़ें याद ही हो जाएं या कुछ मिस ना हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिख लिए साइड में, वो कैमरे में थोड़ी दिखेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं आप ही को देख करके बात कर रहा हूँ, परंतु मैं साइड में पॉइंट्स भी देखते जा रहा हूँ कि कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, क्या बोलना है मेरे को। तो बिहाइंड द कैमरे का मतलब है आप इसका एडवांटेज लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ये अरेंजमेंट नहीं हो पाया तो अपनी वाइफ को खड़ा कर देते हैं कि ये मेरी किताब कॉपी लेके खड़ी रहना ऐसे, और जब मैं ऐसे पैर कर दूं तो पेज पलटा देना। तो पढ़ाने में उनको वो पॉइंट्स याद आते जाएं और नकल मिलती जाए, क्या फॉर्मूला था वो देख लेंगे और उससे। बच्चों को खड़ा कर देते हैं कई बार। जो टीचर, लेडी टीचर्स होती हैं, वो अपने हस्बैंड को तो इसी काम में लगा देती हैं, खड़े रहना जब तक यहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ, ये कॉपी ऐसे करके। तो हस्बैंड बेचारा खड़ा रहता है कि फिर पलटाता है। तो बिहाइंड द कैमरे में ये आप एडवांटेज ले सकते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी, हालांकि मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कुछ भूल गए या आपको कुछ नहीं बनता है तो आप अपना मॉडेम ऑफ कर दो और अगले दिन फिर बोलना कि वो नेटवर्क चला गया था तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई। ग्रुप्स में डाल सकते हैं, वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर सिग्नल। हालांकि ये चीज़ें गलत है, लेकिन कई बार हमको इसका यूज़ करना पड़ जाता है। देन उसके बाद में अर्न मनी फ्रॉम द ऑनलाइन टीचिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट आज की जो बात होती है, आप अपना अकाउंट बनाइए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी आपको थोड़ी सी। एक मोबाइल नंबर ऐसा रख लीजिए जिसमें कोई बैंक का अकाउंट आपका लिंक ना हो, और उससे आप अपना अकाउंट बना लीजिए। उसके जो क्राइटेरिया होते हैं, सारे परमिशंस जो मांगते हैं वो सब दीजिए, देने ही पड़ेंगे आपको। आप अपने लर्निंग वीडियोस और टीचिंग वीडियोस जो होते हैं उनको अपलोड करिए उसके ऊपर, ताकि बच्चे आपका सैंपल देख पाएँ कि सर या मैडम कैसा पढ़ाती हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाइए 10-10, 15-15 मिनट के, और उनको अपलोड करिए नेट के ऊपर, ऐप के ऊपर। देन उसके मोनेटाइजेशन करिए। व्हाट इज़ मोनेटाइजेशन? बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो आपके वीडियो में कितने लोग देख रहे हैं, आपके वीडियो में वो अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे। जैसे नॉर्मली यूट्यूब में आप देखते होंगे, जब आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो पहले एक ऐड आ जाता है, बीच में भी आ जाता है, एंड में भी आता है, कई बार आता है। तो अगर आपने अपने अकाउंट को मोनेटाइज कर रखा है उस वीडियो को, और अपना बैंक अकाउंट उससे लिंक कर रखा है, तो जितने लोग देखेंगे, जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे और वो बेल आइकॉन दबाएंगे, वो इसलिए बोला जाता है ताकि जैसे ही आप कोई वीडियो अपलोड करें बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच जाए, और उससे आपको फिर बैंक में पैसे आते हैं। जैसे यूट्यूब का $100 का जब आपका लेवल हो जाता है तो 73 रुपीज़ के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करिए, 7,300 रुपये। जैसे ही $100 आपके हो जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। हर महीने भी आते हैं, हर महीने 30-30, 40-40 हज़ार लोग कमा लेते हैं मोनेटाइजेशन करके। तो ये आजकल फैसिलिटी है, आप घर बैठ के क्लास लीजिए, लेकिन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, दे विल पे यू। देन उसमें बैंक अकाउंट डिटेल में आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी होता है। पैन कार्ड नंबर हर कोई लेता है आजकल, आधार कार्ड हर कोई लेता है, तब आप इतना कर सकते हैं। ये टैबलेट्स आते हैं आजकल जो लैपटॉप से कनेक्ट हो जाते हैं, 3000 से लेकर के और 6000 के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़। अभी मैंने एक मंगाया था अपने लिए, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल टैबलेट आते हैं,
मैं कंपनी का नाम यहाँ नहीं बोल सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको बता सकता था। आप गूगल पे सर्च करिए, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट आते हैं, राइटिंग टैबलेट्स। दूसरा, लैपटॉप भी आजकल ऐसे आते हैं जो टच स्क्रीन वाले होते हैं। टच स्क्रीन वाले, उसमें एक पेन भी आता है जो कि आप लैपटॉप में ही आप उसकी हेल्प ले करके और टीच कर सकते हैं। तो अगर आप डिजिटल बड़ा बोर्ड नहीं लेना चाहते हैं जो कि करीब 1.5 लाख से 2 लाख के करीब आता है, तो आप ये 6-8 हज़ार रुपये में आप इन्वेस्ट करके और उसका सब्स्टिट्यूट लो लेवल पे आप बना सकते हैं। एक फेसबुक पे एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, एजुकेटर्स एंड टीचर्स ऑफ इंडिया करके मैंने बनाया है। तो जिनको और मेरे से हेल्प चाहिए तो वो फेसबुक के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है आलोक गुप्ता के नाम से। इन केस अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो आप उससे ले सकते हैं। और आई एम ऑलवेज़ हैप्पी टू हेल्प द टीचर्स ऑफ इंडिया। और दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं, अगर मेरे एक्सपीरियंस से उनको कुछ फ़ायदा होता हो, कुछ उनको पैसे कमाने में हेल्प मिल जाती है, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इसके लिए दे शुड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।